हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। ये मुल्क है कनाडा। और आज हम बात करेंगे कनाडा की और वहाँ के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की। इसके अलावा हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, जिसके ऊपर कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तशवीश रहती है। वो है मगरिब में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। इसके साथ ही साथ हम कनाडा में जारी ट्रकर्स की स्ट्राइक की भी बात करेंगे और इन दोनों मौजू के ऊपर वहां के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का क्या रद्द-ए-अमल है या क्या स्टैंड है, इसके बारे में आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कनाडा और वहां पर हाल ही में नाफिज किए गए एक नए कानून की। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने गुज़िश्ता इतवार यानी संडे 29 जनवरी को कौमी कैनेडियन गवर्नमेंट में एक नए ओहदे का ऐलान किया। इसके मुताबिक कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि वो बहुत ही जल्द कनाडा की मरकजी हुकूमत में एक नए ओहदे का, जिसका नाम है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर इस्लामोफोबिया, को मामूर करेंगे। जस्टिन ट्रूडो के बकौल उन्होंने ये कदम इसलिए लिया है कि मगरबी दुनिया और एक हद तक कनाडा में भी इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए इंसिडेंट्स की वजह से हुकूमत को उसके बारे में फिक्र है और वो ये चाहती है कि कनाडा में मुकीम जो मुसलमान हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनकी हिफाजत की जाए और मरकजी हुकूमत या उसके आला ओहदेदारों की जानिब से ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिसके कि आप मुस्लिम मुखालिफ कह सकते हैं। इसके अलावा ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मरकजी हुकूमत, स्टेट, प्रोविंसेस और दीगर कवानीन का मुताला करके ऐसे कवानीन की निशानदही करेगा जिसके बकौल मुसलमानों के साथ नस्ली इम्तियाज बढ़ता जाता है। साथ ही साथ वो ऐसे केसेस की सुनवाई भी करेगा जिसमें कि मुसलमान अपने हक की लड़ाई के लिए कोई कोर्ट केस कर रहे हैं या कुछ ऐसी इल्जामात हुकूमत पर लगा रहे हैं कि उनको हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी का शिकार बनना पड़ा है। इस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को मामूर किए जाने का ऐलान जस्टिन ट्रूडो ने गुज़िश्ता 2017 में ओटावा में मगरिब के वक्त एक मस्जिद में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की बरसी के ऊपर किया, जिसमें कि 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन समाज में ऐसी कोई जगह नहीं है जिससे कि आप मुख्तलिफ मज़ाहिब या मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर तफरीक कर सकें और एक दूसरे को ऐसा मौका ना दें कि आपको इक्वल राइट्स हों और आपको साथ ही साथ इक्वल डेवलपमेंट और एजुकेशन, नौकरी में मौके और हर शोबे में आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ एक इक्वल फुटिंग यानी कि एक ही सतह के ऊपर कॉम्पीट कर सकें। और ना ही कोई ऐसा इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए जो कि आपके खिलाफ हो या आपके मजहब के खिलाफ हो या आपके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाए जिसकी बुनियाद मजहबी बुनियाद हो। आमतौर पर देखने में आया है कि इस्लामोफोबिया रिलेटेड जो इंसिडेंट है उसमें ज्यादातर इल्जामात जो लगाए जाते हैं वो आपके उन चीजों के ऊपर लगाए जाते हैं जिसकी की इस्लाम में काफी अहमियत है, यानी कि दाढ़ी रखना या सर पर टोपी लगाना। बाज मगरबी ममालिक खासतौर से यूके, बेल्जियम, नॉर्वे, इन सब जगहों पर पहले एतराज होते थे कि आपको फौज में या पुलिस में नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप दाढ़ी रखते हैं। लेकिन जब एक दूसरी अकलियत या माइनॉरिटी यानी कि सिखों ने इसके ऊपर एतराज करना शुरू किया तो ज्यादातर मगरबी ममालिक में सिखों के साथ ही साथ मुसलमानों को भी इस बात का हक दिया गया कि वो अपनी वर्दी में दाढ़ी के साथ काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एंटी इस्लामोफोबिया जो एक एटमॉस्फेयर पूरे मगरबी दुनिया में कायम हो रहा था गुज़िश्ता 25 साल में, खास तौर से उसके अंदर काफी कमी आई है। और जस्टिन ट्रूडो जैसे पॉलिटिशियंस की जानिब से इस तरह के इकदाम जो हैं इसमें और मजीद बेहतरी लाएंगे। यहाँ पर मैं एक हालिया दूसरे वाक़े का जिक्र करता चलूं कि हाल ही में बरतानिया की हाउस ऑफ कॉमन्स की मेंबर और साबिक मिनिस्टर नुसरत गनी ने बोरिस जॉनसन की हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि जब से वो वजीर आजम बने हैं तब से उनकी हुकूमत और कंजर्वेटिव पार्टी दोनों में इस्लामिक फोबिया
ایکٹیویٹیز جو ہے تب سے حکومت اور پارٹی کے اندر اسلامو فوبک ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نصرت غنی نے اپنے ایک ٹویٹ میں اور اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ان کو پارٹی سے بھی نکالا گیا اور ساتھ ہی ساتھ حکومت سے بھی، اور کنزرویٹو پارٹی کے چیف وپ نے ان سے اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان کی مسلمنیس یعنی کہ ان کے اسلامک رویے یا اسلامک کپڑوں کی وجہ سے پارٹی سے اور حکومت سے نکالا جا رہا ہے۔ نصرت غنی کا کہنا ہے کہ مجھے اس سب سے بہت شدید تکلیف پہنچی، بہت ذہنی تکلیف پہنچی، کیونکہ میں یہ امید نہیں کرتی تھی کہ برطانیہ جیسے ایک سماج میں جو کہ سیکولر ویلیوز اور ایکول اپارچونٹیز فار آل کی باتیں کرتا ہے، وہاں پر مجھے ایک پولیٹیشین کو جو اتنے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ چکا ہے اس کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ایک عام مسلمان کے ساتھ برطانیہ یا کسی دیگر ممالک میں کیا ہو سکتا ہے اس کا آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہیں پر میں ایک دوسرا اگزامپل دینا چاہوں گا بیرونیس سعیدہ وارثی کا۔ بیرونیس سعیدہ وارثی ہاؤس آف لارڈس کی ممبر تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہاؤس آف لارڈس کے علاوہ کنزرویٹو پارٹی کی ڈپٹی چیئرمین بھی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی مسلمان اتنے اعلیٰ عہدے پر کنزرویٹو پارٹی میں پہنچا ہے، لیکن سن 2014 میں بیرونیس وارثی کو بھی ان کے صرف ایک بیان پر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسرائیل اور غزہ کانفلکٹ کے اندر فلسطینیوں کے حقوق کو یقینی بنانا چاہیے، اور برطانوی حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو کوئی بھی معاہدہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہو اس میں فلسطینیوں کے حقوق کو یقینی بنانا چاہیے، نہ کہ کسی بھی مجوزہ حکومت میں سارے حقوق اسرائیل کو دے دیے جانے چاہیے، بلکہ ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے جس سے کہ آپ اس کو یقینی بنا سکیں کہ فلسطینیوں کو ان کے حق ملیں گے، اور جو کوئی بھی حکومت آکوپائڈ ٹیریٹریز میں قائم کی جائے گی مستقبل میں، اس میں فلسطینیوں کی شراکت داری اور ان کے حقوق اسرائیلیوں کے برابر ہوں گے۔ اس اسٹیٹمنٹ میں بظاہر ایسا کچھ نہیں نظر آتا کہ آپ اسے کہیں کہ اس میں برطانوی حکومت کی تنقید کی گئی تھی یا کنزرویٹو پارٹی کی تنقید کی گئی تھی۔ آپ کو صرف ایک اشارہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ ایک باشعور معاشرے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ان سب لوگوں کو، ان سب مائنورٹیز کو اپنے حق دینے ہوں گے جو کہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد بیرونیس وارثی کو نہ صرف اپنے عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ انہیں کنزرویٹو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا، اور سن 2014 سے لے کر اب تک یعنی تقریباً 8 سال سے وہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ یا ایسا بیان نہیں آ رہا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ عملاً ایکٹیو پالیٹکس میں شامل ہیں۔ اگر دو ایسی خواتین کے ساتھ جو کہ سیاسی طور کے اوپر اتنے اونچے پہنچ سکی ہوں، اس کے ساتھ میں ایسا رویہ حکومت اختیار کر سکتی ہے تو یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ لیکن جس طریقے سے جسٹن ٹروڈو نے اپنے ہاں اسپیشل ریپرزینٹیو اگینسٹ اسلاموفوبیا یعنی کہ اسلاموفوبیا کے مخالف کارروائیوں کی جانچ پڑتال کرنے والے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کے عہدے کا اعلان کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ جسٹن ٹروڈو جن کی بعض پالیسیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی لبرل اور بہت ہی فارورڈ لکنگ ہے، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کینیڈا میں سیاست ایک عملی طور پر نیا رخ لے سکتی ہے۔ اب کینیڈا کے ایک دوسرے موضوع کے اوپر آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کینیڈا میں 15 جنوری سے وہاں پر ٹرکرز یعنی کہ جو ڈرائیور ٹرک چلاتے ہیں انہیں کینیڈا امریکہ میں ٹرکرز کہا جاتا ہے، تو 15 جنوری سے ٹرکرز کی ایک اسٹرائک جاری ہے۔ ٹرکرز کا کہنا ہے کہ ان کی اسٹرائک اس امریکی رول کے خلاف ہے جس کے مطابق کینیڈا سے امریکہ جانے والے ہر ٹرک کے ڈرائیور کو کورونا ویکسین سے فلی ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے، اور اگر وہ فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو اسے امریکہ پہنچنے پر 14 دن کا کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ کینیڈین ٹرکرز یونین اور دوسرے دیگر آرگنائزیشنز کا کہنا ہے کہ جب کینیڈا میں ویکسینیشن خود لازمی نہیں ہے تو کینیڈین گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے کہ وہ امریکہ جانے والے ٹرکرز پر اس پابندی کو ہٹانے کی بات کرے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ نہیں ہے، کسی دوسرے ملک کا معاملہ ہے، اور جس طریقے سے ٹرکرز اپنی ڈیمانڈز
या मुतालबात रख रहे हैं वो बिल्कुल गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से रख रहे हैं, इसलिए हुकूमत उनका साथ नहीं दे सकती है। मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा कि हाल ही में जस्टिन ट्रूडो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो क्वारंटाइन की गरज से और साथ ही साथ ओटावा में होने वाले ट्रकर्स के डिमॉन्स्ट्रेशन से पैदा होने वाले खतरात की बुनियाद पर उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज ने उन्हें किसी अनस्पेसिफाइड लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिया है। इस अनस्पेसिफाइड लोकेशन से कल यानी पीर के रोज जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है वो बहुत ही गलत है और वो कैनेडियन वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कनाडा में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स की कुल तादाद में 18% यानी कि 18% हिंदुस्तानी निजात हैं। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान के पंजाब से है, यानी कि वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। एक जानिब जस्टिन ट्रूडो की इत्तेहादी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ हैं और ट्रकर्स यूनियन के मुतालबात की मुखालिफत करते हैं, लेकिन वहीं उनके सगे बहनोई ने ट्रकर्स यूनियन के कैंपेन को तकरीबन $1 लाख का अतिया दिया है। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब से ट्रकर्स ने अपने डिमॉन्स्ट्रेशन का ऐलान किया है तब से वहां पर एक कैंपेन शुरू किया गया था सोशल मीडिया के ऊपर और अब तक तकरीबन 1 लाख लोगों ने तकरीबन $5 लाख उस कैंपेन को चलाने के लिए अतिया दिया है। कैनेडियन अथॉरिटीज का कहना है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशंस और ये मुतालबात और जिस तरीके से ट्रकर्स यूनियन ने ओटावा जो कि कनाडा का कैपिटल है वहां के सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर फ्रीडम कॉन्वॉय नामी एक डिमॉन्स्ट्रेशन का ऐलान किया है, तो उससे यही जाहिर होता है कि जो मुतालबात दरअसल शुरू में ट्रकर्स ने शुरू किए थे उस पर अब दाएं बाजू यानी कि राइट विंग एलिमेंट्स ने अपना कब्जा कर लिया है और हो सकता है कि कनाडा में भी वही कुछ हो जैसा कि गुज़िश्ता 6 जनवरी को अमेरिका के व्हाइट हाउस में देखने आया था, जब डोनाल्ड ट्रंप के हिमायतियों या सपोर्टर्स ने व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल के ऊपर एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया था और व्हाइट हाउस में दाखिल हो गए थे। मजमूई तौर पर यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस डिमॉन्स्ट्रेशन को खत्म कराने की कोशिशें की हैं उसके वजह से हो सकता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन जल्द ही खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए उसे बायलैटरल टॉक्स अमेरिका से करनी पड़ेंगी और अपने यहाँ मौजूद राइट विंग एलिमेंट्स को भी खत्म करने की कोशिशें करनी पड़ेंगी। अगर जस्टिन ट्रूडो एक तरफ माइनॉरिटीज हिमायती फैसले लेते हैं तो उनको राइट विंग मुखालिफ फैसले भी लेने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर नवाजें। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।